हेलो दोस्तों। एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। यह यह क्वेश्चन जो है टेस्ट सीरीज 10 का पार्ट 2 है, जो एलडीसी जेई 25% कोटा के अंतर्गत तिनसुकिया डिवीजन में यह क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, यह क्वेश्चन जो है 50 से ऊपर जो है पार्ट 1 में बना दिया गया है। मैं 51 से इस पार्ट में मैं क्वेश्चन पर चलूंगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और प्रत्येक क्वेश्चन पर मैं पूरे डिटेल के साथ बताने वाला हूं। एक क्वेश्चन पर 10-10, 5-5 क्वेश्चन मैं डिटेल में मैं बताऊंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें और हो सके तो कॉपी कलम ले करके बैठें। और जो भाई टेस्ट में शामिल हुए हैं उन लोगों को तो अनिवार्य रूप से कॉपी कलम लेकर के ही बैठना चाहिए और वीडियो को रोक रोक करके लिखते चले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कह रहा है कि फोनिक व्हील डैश कोच में लगाया जाता है। मतलब कि किस कोच में लगाया जाता है फोनिक व्हील? तो फोनिक व्हील जो है एलएचबी कोच में लगाया जाता है। फोनिक व्हील एलएचबी कोच में लगाया जाता है। आप लोग देखते हुइएगा कि एक्सल के अंत में जो है एक जो है, कहने का मतलब है कि जो कर्मचारी भाई अगर वर्कशॉप में होंगे और उसमें अगर जब तक सेंसर नहीं लगा हुआ रहता है तब तक वो दिखाई देता है, जो कि ये एक्सल के अंत में फोनिक व्हील लगा रहता है। उसमें जो है 80 दांते लगे होते हैं, उसमें 80 दांते होते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है कि फोनिक व्हील में कितने मतलब कि दांते होते हैं, तो उसमें जो है 80 दांते होते हैं, ठीक है ना। तो फोनिक व्हील जो है एलएचबी कोच में लगाया जाता है, जो एक्सल के अंत में लगाया जाता है और जिसमें 80 दांते हैं और इसके ऊपर जो है सेंसर लगाया जाता है, ठीक है। जो सेंसर और क्वेश्चन आता है कि सेंसर और फोनिक व्हील के बीच में जो यहाँ पर गैप जो है ये कितना गैप होता है, तो 0.9 से 1 पॉइंट मतलब 4 mm यह गैप होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह कितना गैप होता है? 0.9 से 1.4 mm होता है फोनिक व्हील और सेंसर के बीच में और इसमें 80 दांते हैं। याद याद रखिएगा, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और यह एलएचबी कोच में लगाए जाते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक को बदल देना चाहिए अगर डैश से आगे ले, मतलब कि कितना घिस जाए तो उसको बदल देना चाहिए। मतलब कि कितना घिसने के बाद में वह रह जाए, शेष बच जाए, तो कहने का मतलब है कि उसको बदल देना चाहिए। तो 12 mm होता है। कौन टाइप का? के टाइप का, ठीक है ना। के टाइप का जो है 12 mm अगर रह जाए, शेष बच जाए, तो उसको बदल देना चाहिए। और एक होता है एल टाइप, ठीक है। तो एल टाइप जो है 10 mm अगर वह रह जाए घिस करके तो उसको बदल देना चाहिए। दो ही क्वेश्चन सबसे अधिक क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप लोग ये दोनों के दोनों नोट कर ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जो भाई टेस्ट सीरीज में शामिल हुआ है उनको मैं विशेष यह कहूंगा कि जब तक मैं वीडियो नहीं बना दूं तब तक आप लोग उस क्वेश्चन को नोट नहीं कीजिए। जब मैं वीडियो बना दूं तो क्वेश्चन जो आप लोग के पास गया है टेस्ट सीरीज में तो वो तो है ही आप लोग के सामने, लेकिन उससे रिलेटेड मैं जितने भी क्वेश्चन बना बताता हूं वहीं पर उस क्वेश्चन को लिखते चलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा और तैयारी करने में, पढ़ने में, ढूंढने में सहूलियत होगी आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि जो भाई मेरे पीडीएफ लिए हैं उनका तैयारी करना हर तरह से मेरा कर्तव्य बन जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 53 में क्या कह रहा है? 52 तो हो गया ना के टाइप। 53 में डैश द्वारा मानव जीवन को संबंधित कोचिंग स्टॉक दुर्घटना की जांच की जाती है। तो इसका जो है सीआरएस के द्वारा हम लोग इसको जांच के मतलब कि किया जाता है, ठीक है। सीआरएस कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी इसका फुल फॉर्म होता है, लिख लीजिएगा कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हेड स्टॉक से न्यूनतम अनुमेय बफर प्रोजेक्शन, यहां पर कह रहा है न्यूनतम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई, इसलिए इसको आप लोग कॉपी में जरूर नोट कर लें कि हेड स्टॉक का न्यूनतम। तो न्यूनतम जो है देखिए इसमें जो है आपको नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, तो न्यूनतम जो है 584 mm होता है, ठीक है। बफर प्रोजेक्शन जो है हेड स्टॉक की न्यूनतम बफर प्रोजेक्शन जो है 584 होता है और अधिकतम अगर पूछ जाए तो 635 mm होता है। ये दोनों जो है एक जगह लिखिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा यह क्वेश्चन रिपीट होता है और पूछता है, ठीक है ना। न्यूनतम 584 और अधिकतम 635 mm होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अनिवार्य सेवानिवृत्त निष्कासन बर्खास्त D&A नियम 1968 के तहत मतलब एक डैश है, मतलब कि ये कौन सा दंड है जो अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त मतलब बर्खास्त किया जाता है, निष्कासित मतलब कर दिया जाता है, तो उन लोगों के लिए यह कौन सा मतलब कि दंड होगा? तो यह जो है मेजर प्लांटी होगा, मतलब कि प्रमुख दंड, अर्थात SF5। यहाँ पर SF5 भी अगर लिख दे तो सही हो जाएगा, प्रमुख दंड, ठीक है, यानी मेजर प्लांटी। इसको याद रखिएगा। डी एंड जो भाई मेरे पीडीएफ लिए हैं D&AR रूल
जो पीडीएफ गया है उनको ध्यान से पढ़ ले, उसमें सारे के सारे एसएफ जो है दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बफर ऊंचाई के समायोजन में बोगी में दो पहियों सेटों में 889 से 864 mm व्यास के लिए प्रयुक्त हाई पैकिंग रिंग कितनी मोटाई होती है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, इसमें जो है लगभग 5-6 तरह का क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको इसके बारे में मैं डिटेल रूप से मैं बता दूं ये कैसे होता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो या लग रहा हो तो जरूर मतलब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए इसके बारे में डिटेल मैं बता दूं 56 के बारे में। इसमें होता है 13, 26, 38 और 48। ठीक है, वो कैसे होता है इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। एक नंबर में यहाँ पर मैं लिख दूं, एक नंबर में 889 से 864, इसमें कितने एमएम का पैकिंग लगाइएगा? तो इसमें लगाइएगा 13 एमएम का। ठीक है, और जब यहाँ 64 हो गया तो ये घटा दीजिए, 863 से 840, इसमें कितना का पैकिंग पीसेज लगाइएगा? तो इसमें 26 एमएम का लगाइएगा। ये 863 40 क्या है? ये 863 और 40 ये व्हील का दाया है, मतलब चक्के का दाया है, व्यास है। अगर 63 से मतलब 40 एमएम के बीच में अगर उसका दाया रहता है तो उसको मतलब कि समायोजन के लिए मान लेते हैं कि एक पूंछ में मतलब कि 63 लग गया और एक पूंछ में अगर 40 लग गया और दोनों के मतलब कि बफर को या सीबीसी को मेंटेन मतलब करना है, लेवल में करना है, तो उसमें जो है 26 एमएम का मतलब पैकिंग पीसेज लगाइएगा। ठीक है, अब तो समझ रहे हैं ना। उसके बाद में 840 आ गया, अब 39 लिख देंगे, 839, 39 से 820 तक। तो इसमें जो है 38 एमएम का मतलब कि लगाएंगे, 13, 26, 38, 48। तो इसमें हम 38 एमएम का पैकिंग, और 820 से मतलब कि जो भी रहेगा मतलब नीचे, तो उसमें जो है 48 एमएम का पैकिंग पीसेज हम लगाएंगे। सब में एमएम है मेरे भाई, लिख लीजिएगा। ठीक है ना, इस सब में एमएम है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो है पूरे डिटेल रूप से एक जगह कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये एक जगह आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, मिलेगा आपको बहुत सारा पीडीएफ ढूंढिएगा, वीडियो ढूंढिएगा, बुक ढूंढिएगा, तो कहीं कहीं अलग अलग मिलेगा। ठीक है, मिलेगा लेकिन परेशानी होगा। एक जगह लिखिएगा तो आपको किसमें से कोई भी अगर क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो आपको याद रहेगा कि फलाने जगह मैंने लिखा है, धड़ाम दे निकाल कर आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ने का तरीका होता है। ठीक है, तो ये हो गया डिटेल रूप से, आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, हम जितना जरूरी है मैं समझाते चलूंगा। ठीक है, चलिए अब 857 में क्या कह रहा है कि एच टाइप लॉक सेंटर बफर कपलर के सबसे कमजोर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। एक भाई ने कमेंट किए थे, जो भाई टेस्ट देते हैं, कि सर इसमें सारे के सारे जो है टिक मार्क किया हुआ है। ठीक है, टिक मार्क किया हुआ है, लेकिन अपना सेंस से काम कीजिए जो आपको सही लगता है। ठीक है, और इतने सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट, जो गेस क्वेश्चन जो छांट करके आपके सामने चला गया, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, उसको याद कर लीजिए, इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्या करें, एक टाइप सेंटर बहुत, इसका जो है मतलब सबसे कमजोर कड़ी जो है नकल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पूर्ण सर्विस अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन में दौरान ब्रेक पाइप का दबाव कितना होता है? कहता है पूर्ण सर्विस एप्लीकेशन के समय ब्रेक का दबाव जो है कितना होता है। इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, तो इसके बारे में मैं पूरा डिटेल रूप से आपको बता दूं, एक जगह आप लोग को जल्दी नहीं मिलता है ना, इसलिए मैं एक जगह पर लिख दूं। चलिए एक इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं और फ्रेश करके तब हम आपको बताते हैं। देखिए पूर्ण सर्विस मतलब कि 58 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें पहले लिख दीजिए, हम शॉर्ट में लिखते हैं, आप लोग थोड़ा इसको लिख लीजिएगा। एम का मतलब मिनिमम। ठीक है ना, इस तरह आप लिखिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे लिखने में थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। ठीक है, तो मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन के समय, ठीक है, मिनिमम यहाँ पर हम लिख देते हैं मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, तो मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन में क्या होता है, 0.5 से 0.8 kg पर CM स्क्वायर। ठीक है, मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन के समय। ठीक है, और सर्विस एप्लीकेशन के समय, अगर सर्विस एप्लीकेशन के समय अगर क्वेश्चन पूछ देता है सर्विस एप्लीकेशन के समय कितना होता है, तो 8 को यहां ले आ दीजिए, 0.8 से 1 kg पर CM स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है फुल सर्विस एप्लीकेशन के समय, फुल सर्विस एप्लीकेशन के समय, फुल सर्विस एप्लीकेशन के समय क्या हो जाएगा, अब एक को आप यहां ला दीजिए, एक जो केजी था यहां ला दीजिए, तो 1 kg से 1.5 kg, 1 kg से 1.5 kg मतलब कि 1.5 kg पर CM स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद में आता है इमरजेंसी।
इमरजेंसी के समय, इमरजेंसी जब एप्लीकेशन हम लोग करते हैं सर्विस एप्लीकेशन, उस समय अब 1.5 को यहाँ ला दीजिए, 1.5 से 3.8 kg पर CM स्क्वायर। देखिए 3.8 kg ICF के लिए, अगर LHB के लिए इसी में अगर पूछता है तो केवल 3 kg हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, CM स्क्वायर। ठीक है, अब तो इसको समझ गए होंगे। चलिए एक बार फिर से जल्दी जल्दी मैं समझा दूं। अगर मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन के समय कहता है तो 0.5 से 0.8 kg पर CM स्क्वायर होता है, और सर्विस एप्लीकेशन के अगर कहे तो 0.8 से 1.0 kg पर CM स्क्वायर, और फुल सर्विस एप्लीकेशन के लिए कहे तो 1 kg से 1.5 kg पर CM स्क्वायर, और इमरजेंसी के लिए कहे तो 1.5 kg से 3.8 kg पर CM स्क्वायर होता है। ठीक है, 58 में क्वेश्चन क्या किया था कि पूर्ण सर्विस एप्लीकेशन के समय, मतलब फुल सर्विस एप्लीकेशन के समय ब्रेक पाइप में दबाव कितना होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, फुल सर्विस एप्लीकेशन के समय 1 से 1.5 kg होता है, जो कि यहाँ पर डी नंबर में दिया हुआ है 1.5 kg। ठीक है, तो 1.5 kg होगा, इसलिए इसको आप लोग कॉपी में एक जगह नोट कर लीजिए, और तो बहुत ही अच्छा रहेगा, विशेष करके जो भाई इस टेस्ट को टेस्ट सीरीज में जो शामिल हुए थे, और वीडियो को रोक रोक करके आप लोग जो है लिखते चलें तो अच्छा रहेगा। चलिए अब 59 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चलिए 59 नंबर में देखिए, इनक्लोबियम की मात्रा शुरू में बायो टॉयलेट में मतलब चार्ज किया जाता है, मतलब कितने मतलब लीटर से चार्ज किया जाता है, तो 120 लीटर से यह चार्ज किया जाता है। ठीक है ना, इससे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोग के सामने आता है। ठीक है ना, तो इसमें सारे क्वेश्चन जो है 120 लीटर तो हो गया। और देखिए यहाँ पर जैसे क्वेश्चन आ गया कि खाली बायो टैंक का वजन कितना होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 115 दिया हुआ है, जबकि 110 kg होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं 110 kg होता है, अगर नजदीकी ऑप्शन दिया है तो उसको हम मार देंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आप लोग को पहले डिटेल रूप से मैं बता दूं कि इसमें पहले बैक्टीरिया कौन सा डाला जाता है, तो एनाएरोबिक, एरोबिक नहीं मारिएगा, एनाएरोबिक। ठीक है, एनाएरोबिक जो है बैक्टीरिया जो है डाला जाता है। ठीक है ना, और इसका जीवन का जो है मतलब देखिए 6 से 8 घंटे में यह दुगुना हो जाता है। कितना, 6 से 8 घंटा में यह बैक्टीरिया जो है एनाएरोबिक जो मतलब कि घंटा में यह जो है दुगुना हो जाता है। ठीक है ना, दुगुना हो जाता है। और क्वेश्चन आता है कि इसमें बायो टैंक से जो निकलता है पानी, मतलब डाइजेस्ट जो निकलता है वो किस रूप में निकलता है, तो उसमें जो हवा मतलब गैस, हवा अर्थात गैस, गैस और पानी, पानी की मतलब की रूप में बाहर इसका मतलब कि निकलता है। ठीक है, कह रहा है एनाएरोबिक बैक्टीरिया को मतलब कि इन्हें डाइजेस्टर टैंक में 3 से 4 महीने तक रख सकते हैं। एनाएरोबिक बैक्टीरिया जो है इसको 3 से 4 महीना, एनाएरोबिक कैसे देखिए, एनाएरोबिक ए नैरोबिक, नैरोबिक। ठीक है, एनाएरोबिक। ठीक है, तो एनाएरोबिक को मतलब कि 3 से 4 महीना तक जो है डाइजेस्टर टैंक में इसको रखा जा सकता है, 3 से 4 माह तक इसको रखा जा सकता है। और सब लिख लीजिएगा, जो वीडियो को रोक रोक करके मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूँ बायो टॉयलेट से। ठीक है ना, और यह 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह जो है इतना तापमान तक जो है यह जीवित जो है जीवित रह सकता है। ठीक है ना, यह 60 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर यह जीवित रह सकता है। जितने भी मैं बायो टैलेंट से जो बता रहा हूँ क्वेश्चन, आप लोग जो है इसको कॉपी में नोट करते चलिएगा, वीडियो को रोक करके। अब जैसे यहाँ पर टैंक का क्वेश्चन आया था ना, तो टैंक का आकार क्या होता है, तो 1150 गुने 720 गुने 540। ठीक है ना, ये जो है सब mm में है। ठीक है ना, यह इसका आकार जो है 1150 गुने 720 गुने 540 mm होता है इसका आकार। ठीक है, और उसके बाद में इसका कुल आयतन यहाँ पर अगर पूछ दे कि मतलब टैंक का कुल आयतन कितना होता है, कुल आयतन, तो कुल आयतन जो है 400 लीटर का होता है। आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। और अगर प्रभावी आयतन अगर पूछ दे, प्रभावी अगर प्रभावी आयतन, देखिए मेरी आवाज को सुनकर आप लिखिए, देखिए हमारे लिखने पर आप नहीं जाइए, क्योंकि यहाँ पर लिखने में थोड़ा परेशानी हो रहा है। ठीक है, तो प्रभावी आयतन अगर पूछ देता है तो 300 लीटर आंसर दीजिएगा। ठीक है, प्रभावी आयतन में 300 लीटर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा था खाली टैंक का, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और खाली टैंक का अगर क्वेश्चन पूछे, खाली टैंक का, तो 110 kg हो जाता है। ठीक है, और भरे टैंक का अगर क्वेश्चन पूछे कि वजन कितना हो जाता है, तो 400
मतलब 10 लीटर, जो ऊपर हमने अभी लिखा था कि प्रभावी आयतन 300 लीटर जो होता है, तो उसमें 110 जोड़ दीजिएगा टैंक का वजन, तो आपको हो जाएगा 410 लीटर। ठीक है ना। इस टाइप से आप लोग इस सारे के सारे क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि पटरी की सतह से कितने ऊंचाई पर मतलब कि टैंक रहता है। ठीक है ना। तो पटरी से जो है, पटरी से कितने ऊंचाई पर रहता है, तो ये ऊंचाई जो है 220 mm, 220 mm की ऊंचाई पर होता है। जितने भी मैंने बायो टैंक से जो अभी क्वेश्चन हमने बताया, वो सारे के सारे क्वेश्चन को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि 6 से 8 घंटे तक ये में दोगुना हो जाता है। कौन? एनारोबी बैक्टीरिया। द्रव एवं गैस के रूप में इसका अपघटन होता है, अर्थात गैस बाहर निकलता है। इसे डाइजेस्टर में 3 से 4 महीने तक रख सकते हैं, और यह 0 से 60 डिग्री तापमान तक यह मतलब कि जीवित रह सकता है, उतने तापमान तक। ठीक है। और साइज इसका 1150 गुने 720 गुने 540 mm होता है, तथा कुल आयतन इसका 400 लीटर होता है, तथा प्रभावी आयतन इसका मतलब कि 300 लीटर होता है। खाली टैंक का वजन 110 किलोग्राम तथा भरे टैंक का वजन 100 मतलब 410 लीटर होता है, और पटरी से इसकी ऊंचाई 220 mm होता है। मेरे भाई, इतना डिटेल में आपको वीडियो कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक बने रहें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है। हम जानते हैं कि आप जहां पर काम कर रहे हैं वहां पर आप शेयर नहीं कीजिएगा, लेकिन अदर जोन में आप शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि मैं इतना मेहनत से मैं वीडियो में बनाता हूं। आप लोग को केवल शेयर करना है जो भाई मेरे वीडियो देखते हैं। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है। कह रहा है कि भारत में पहली ट्रेन कब चला। ये तो जनरल क्वेश्चन है, आप लोग तो बहुत पहले से जब तैयारी पीरियड से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो इसके लिए कोई तो बड़ी बात नहीं है कि 1853 में मतलब कि ट्रेन चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे में कितने जोन में बांटा गया। तो आप लोग को आम बात है 18 में, और 18 जोन में बांटा गया। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है, ये भी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। देखिए, ये जनरल क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। जनरल क्वेश्चन जहां भी थे तो आप लोग पहले से भी आप लोग नोट्स बनाए होंगे, और पीडीएफ में जो मिला है तो मिला ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 64, भारत में सबसे लंबी चलने वाली मतलब ट्रेन कौन सा है। तो सबसे लंबी ट्रेन जो है विवेक एक्सप्रेस जो है। ये तो सब जनरल क्वेश्चन है, विशेष इसमें समझाने की आप लोग को जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो खुद ही समझदार हैं भाई। चलिए 65 में क्या कह रहा है कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली भारत की पहली ट्रेन कौन सा था। ठीक है ना। पहली ट्रेन जो है मतलब कौन सा था, तो आप देख ले रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है कि गतिमान एक्सप्रेस। ठीक है। 160 किलोमीटर पर घंटा से मतलब रफ्तार से पहली ट्रेन जो भारत में चला था वो गतिमान एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरी शरारत आदि से हुए नुकसान की रिपोर्ट के लिए रजिस्टर करें। मतलब किस रजिस्टर में इसका सारा मतलब कि दर्ज हो जाता है, तो रजिस्टर का नाम है RS-18। RS-18। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सब जनरल क्वेश्चन है, आप लोग एक एक शब्द का है, इसमें कोई विशेष नहीं है, इसलिए जो विशेष होगा समझाने वाला मैं खुद ही नहीं छोड़ूंगा उसको। चलिए क्या करें, ऑक्सिलरी रिजर्वायर का दाब डैश के लिए कार्य करता है। ठीक है। ऑक्सिलरी रिजर्वायर का दाब मतलब कि एयर जो है किसके मतलब दाब के लिए यह कार्य करता है। ठीक है। तो ये जो हो जाएगा ब्रेक सिलेंडर। एयर जो है मतलब कि बीसी को हवा भेजता है। एयर किसको हवा भेजता है, बीसी को, मतलब ब्रेक सिलेंडर को भेजता है। तो मतलब किसको दाब पहुंचाएगा, बीसी को ही ना पहुंचाएगा, इसलिए ब्रेक सिलेंडर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर कि आउट स्टेशन और मेन लाइन क्लियर यातायात में कोई बाधा नहीं हो पर दुर्घटना पटरी से उतरने पर हुटर कोड क्या होगा। हुटर कोड मतलब पूछ रहा है कि हुटर का कोड क्या होगा। ओपन लाइन में जो मेरे भाई काज कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा इन लॉग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये सब एक एक लाइन में समझाने वाला है, कोई बड़ी इसमें थी नहीं है, विशेष होगा मैं खुद समझाऊंगा। क्या कह रहा है कि रोजगार के घंटे नियम अनुसार कर्मचारी को डैश संख्या श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर बढ़ा लेता हूँ। ठीक है। तो कितने मतलब कि श्रेणियों में जो है वर्गीकृत किया गया है, तो ये जो है बहुत सारे मेरे भाई जो है इसको क्या करते होंगे, कहने का मतलब जो है ABCD मतलब बोल देते हैं कि ABCD यानी 4 श्रेणी में इसको बांटा गया है, जो गलत है। ठीक है ना। क्या कह रहा है कि रोजगार घंटे के नियम के अनुसार कर्मचारियों को कितने श्रेणी बांटा गया है, तो 1 2 3 4 कहाँ लिखा हुआ है, 4 श्रेणी में तो बांटा गया है, बात ठीक है, लेकिन लोग ABCD A ग्रुप, B ग्रुप, C ग्रुप, D ग्रुप जो कहते हैं, जो गलत है। ठीक है। इसका सही आंसर होगा 1 नंबर में क्या होता है, इंटेंसिव। क्या होता है, इंटेंसिव। इंटेंसिव यह ग्रुप का नाम है, याद रखिएगा, इंटेंसिव ग्रुप। ठीक है। और दूसरा होता है इसेंशियली। इसे मैं अच्छा से लिख दे रहा हूं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा।
इसेंशियली, ठीक है। और 3 नंबर में क्या होता है, इंक्लूडेड, इन नहीं एक्सक्लूडेड, ये आधा क है मेरे भाई, एक्स यहाँ स आधा देखिए, ये 3 नंबर हो गया, ठीक है। इंटेंसिव, इसेंशियली और एक्सक्लूडेड, ठीक है। आधा क है या, अच्छा से वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, मैं इसे मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। और 4 नंबर में क्या होता है, कंटिन्यूअस, कंटी कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस। 4 को हो गया, अर्थात इंटेंसिव, इसेंशियली, इंक्लूडेड और कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इसको चारों के चारों नोट कर लेंगे, जो ABCD नहीं होता है, ठीक है। रोजगार घंटे नियम के अनुसार कर्मचारी को डैश मतलब संख्या में वर्गीकृत किया गया है। कंटिन्यू आपको हमने बताया, इंटेंसिव, इसेंशियली, एक्सक्लूडेड और कंटिन्यूअस, यानी 4 श्रेणी में इसको बांटा गया है, ठीक है। आप इसको कॉपी में नोट कर लेंगे वीडियो को रोक करके, ठीक है, बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, यदि देखिए मैथ का क्वेश्चन आ गया, 12 आदमी किसी काम को 45 दिन में करते हैं तो 27 आदमी उस काम को कितना दिन में करेंगे। एक तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मान लेते हैं कि 12 आदमी किसी काम को 45 दिन में करते हैं, अगर एक आदमी को अगर मतलब कि इसको रुकिए अच्छे से लिखते हैं, 12 आदमी किसी काम को 45 दिन में करते हैं, तो एक आदमी को अगर भिड़ा देंगे उसमें तो काम कितना दिन में करेगा, तो उससे 45 दिन जो लिखा हुआ है तो 45 गुना दिन में करेगा ना, तो 12 गुने 45 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 27 आदमी को उसमें भिड़ा देते हैं, तो मान लेते एक आदमी 45 गुना दिन में, तो फिर 27 आदमी अगर उसमें भिड़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 गुने 45 बटा 27 हो जाएगा, ठीक है। तब इसको कटा लीजिए, जो इसको कटा लीजिए, 3 चौके 12, 3 9 27, 9 से इसको कटा दीजिए, 9 पचे 45, और इसको गुना कर दीजिए ऊपर ऊपर ऊपर, मतलब कि 5 चौका 20 दिन, मतलब कि अगर 27 आदमी उसमें भी रहते हैं तो 5 चौका 20 दिन जो यहाँ पर C नंबर में दिया हुआ है, ठीक है ना। 12 आदमी किसी काम को 45 दिन में कर सकता है, एक आदमी जो है 12 गुने 45 दिन में करेगा, इसलिए 27 आदमी कितना दिन में करेगा, तो 27 उसमें भागा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि 58 BL 58 BCNHL का लिखा है, BCNHL +1 BBZC युक्त एक मालगाड़ी का गठन मतलब गहन जांच के लिए पेश किया गया। जांच के दौरान दोषपूर्ण DB के साथ 3 मतलब कि BCNHL और दोषपूर्ण ब्रेक सिलेंडर के साथ मतलब 2 BCNHL मतलब पाया गया। गठन पर प्रभावी ब्रेक पावर प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो इसका ब्रेक पावर प्रतिशत जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा इसको पेंसिल ले लो, ठीक है। तो ये जो है आपका C नंबर में जो दिया हुआ है 90% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त के क्षेत्रफल को मापने का सूत्र। वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग तो 8, 9, 10th में ही आप लोग पढ़े होंगे कि πr² इसका होता है, क्या होता है, πr²। वृत्त के क्षेत्रफल मापने का सूत्र πr², ठीक है। यह सूत्र पूछा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73 में क्या करें कि पैसेंजर बीजी कोचिंग स्टॉक का अधिकतम व्हील गेज क्या होता है। देखिए मैंने पिछला वीडियो में मैं इसके बारे में मैं डिटेल रूप से मैंने बताया था, ठीक है। मानक गेज जो है, स्टैंडर्ड गेज, मानक गेज का या स्टैंडर्ड गेज का ये कितना होता है, 1600, कितना होता है, 1600, ठीक है। तो इसमें जो है एक होता, देखिए मैं तब यहाँ पर पहले चलिए क्या कह रहा है, अधिकतम, तो अधिकतम यहाँ पर 1602 होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम इस तरीके से बताते हैं। देखिए एलएचबी में क्या होता है, व्हील गेज 1600 यानी 1600 +-1 एलएचबी में, और आईसीएफ में क्या होता है 1600 मतलब +2 -1, ठीक है ना, +2 -1, ठीक है। अब इसे आप लोग समझ सकते हैं कि अगर एलएचबी में अगर पूछता है, एलएचबी में अधिकतम अगर पूछता है, एलएचबी के लिए अधिकतम, तो एलएचबी के लिए यहाँ पर देखिए, एलएचबी के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो एलएचबी के लिए अधिकतम हो जाएगा कितना, 1601 mm, ठीक है। अगर न्यूनतम पूछता है तो एक हम 1600 में एक घटा देंगे, न्यूनतम जो है ये तो हो गया अधिकतम, ठीक है, मैक्सिमम, और न्यूनतम अगर पूछता है तो एक घटा देंगे, यानी 1599 हो जाएगा, ठीक है ना। 1601 1599 अधिकतम 1601 न्यूनतम 1599, ठीक है ना।
मतलब कि ये हो जाएगा एलएचबी के लिए, ठीक है। और आईसीएफ के लिए क्या होता है कि इसमें +2 होता है, ठीक है ना। जिससे इसमें क्वेश्चन किया है यहाँ पर +2 जो आंसर दे रहा है, तो आईसीएफ के लिए पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आईसीएफ में अधिकतम इसमें +2 हो जाएगा, मतलब 1602 mm हो जाएगा। और न्यूनतम अगर पूछता है तो 1 ही घटेगा, इसके लिए भी 1599 हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, ये आईसीएफ के लिए मैंने लिखा है, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं। और स्टैंडर्ड गेज अगर पूछता है तो स्टैंडर्ड गेज तो दोनों के लिए 1600 ही होता है, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं इस टाइप से। ये जो विशेष जो मैं डिटेल में बता रहा हूँ, जहाँ पर आप मतलब कि जो भाई मेरे टेस्ट दिए हैं, टेस्ट सीरीज 10 का पार्ट 2 है या पार्ट 1 भी जाकर आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, तो उसमें जो है पूरा डिटेल रूप से मैंने बताया है। तो इसको जो है आप लोग मतलब जहाँ ये क्वेश्चन नोट कीजिएगा, उसके नीचे आप लोग वीडियो को रोक रोक करके कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या चला गया, अब दूसरे यानी 74 नंबर, निरीक्षण गाड़ी का प्रशासनिक कोड क्या होता है। निरीक्षण गाड़ी का प्रशासनिक कोड क्या होता है, ठीक है। तो प्रशासनिक कोड के इसके बारे में मैं डिटेल रूप से मैं आप लोगों को बता दूं फिर से। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मतलब प्रशासनिक गाड़ी कह रहा है, मतलब कि इंपेक्शन कैरिज इसको कहते हैं, इंपेक्शन कैरिज, जहाँ पर जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है इंपेक्शन कैरिज। तो इंपेक्शन कैरिज का शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, आप लोग मतलब कि लिख लीजिएगा पूरा ऐसे। इंपेक्शन कैरिज, इंपेक्शन कैरिज का होता है आरए। इंपेक्शन कैरिज का क्या होता है, आरए। और पेंट्री कार का क्या होता है, पेंट्री कार का, तो पेंट्री कार का होता है WCB, ठीक है। और फर्स्ट क्लास एसी, फर्स्ट क्लास एसी, फर्स्ट क्लास एसी का क्या होता है, तो FAC, ठीक है। और टू टायर का क्या होता है, टू टायर, टू टायर का तो CW। अब देखिए टू टायर CW लिख दिया, और यहाँ पर अगर AC अगर पूछता है तो यहाँ पर AC हम क्यों लिख देंगे, तो AC CW हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप बात को, ठीक है। और यहाँ पर अगर 3 टायर का अगर पूछ देता है, AC 3 टायर का, 3 टायर का, तो इसका हो जाता है आपको CN, ठीक है। अगर AC पूछता है तो यहाँ पर AC लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा ACCN, यानी ACCN क्या कोड हो गया, AC 3 टायर का। और केवल 3 टायर का CN। अगर मान लो स्लीपर 3 टायर है तो यहाँ पर S लगा देंगे, तो S 3 टायर मतलब कि स्लीपर 3 टायर हो जाएगा। और चेयर कार का क्या होगा मेरे भाई, तो चेयर कार का आपका हो जाएगा CZ, ठीक है, CZ। अब AC चेयर कार रहेगा तो AC लिख देंगे, ACCZ हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना। और पावर कार का क्या हो जाएगा, तो पावर कार का जो है आपको RM हो जाएगा, ठीक है, RM हो जाएगा। इस टाइप से इस सारे को एक जगह आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एक जगह यह मिलेगा आपको, लेकिन कहीं कहीं अदर वीडियो में, अदर PDF, अदर भाई कई जगह मिलेगा आपको, ढूंढने में परेशानी होगा, लेकिन एक जगह आप लिखिएगा तो आपको खोजने में सहूलियत होगा। तो क्या कह रहा था यहाँ पर कि निरीक्षण गाड़ी का प्रशासनिक कोड क्या होता है, तो निरीक्षण गाड़ी का इंस्पेक्शन कैरिज का प्रशासनिक कोड जो है RA होता है, ठीक है ना। RA जो है इसमें प्रशासनिक आदमी बैठते हैं, जब भी इस गाड़ी को POH करते हैं, चाहे जो भी पार्ट्स पुर्जा जो लगाते हैं उसमें जो है बहुत अच्छे से अच्छे ढंग से लगाते हैं, इसलिए उसमें प्रशासनिक आदमी चढ़ते हैं। अगर जो कुछ गड़बड़ हुआ तो जो आदमी उसमें गड़बड़ सड़बड़ कोई भी काम किया है तो उन लोग को चार्जशीट मिलना तय है, ठीक है। इसलिए उसको आप लोग ध्यान से काम करेंगे। और इसमें इसका क्या होता है, निरीक्षण का RA होता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, जहां तक मुझे विश्वास है। मैं आगे बढ़ता हूं। अगर मेरा वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में वीडियो को रोककर जरूर लिख दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर में क्या कह रहा है कि ICF के अंतिम भाग पर पिलिप धारियां, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो इसको कहते हैं एंटी टेलेस्कोपिक, क्या बोलते हैं, एंटी टेलेस्कोपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICF RCF कोच के रेल स्तर से ऊंचाई, देखिए रेल स्तर से ऊंचाई ICF का जो कह रहा है, तो 76 नंबर में। तो इसका आंसर जो है आपको कहाँ दिया हुआ है, B में 4025 mm इसका हो जाएगा। ये तो जनरल क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 77 नंबर में क्या करें, कारखाना में टेयर कंडीशन में रेल लेवल से सेंटर बफर तक न्यूनतम अनुमेय ऊंचाई, देखिए इसके बारे में भी मैंने बताया था, यहाँ पर 1090 जो हो ही जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं पिछला वीडियो में मैंने डिटेल रूप से मैंने बताया है कि अगर अधिकतम पूछता है, अधिकतम या खाली स्थिति में, ठीक है, तो 1105 mm हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। और टेयर कंडीशन मतलब कि खाली स्थिति में, खाली स्थिति में पूछता है, ठीक है, मतलब कि टेयर कंडीशन में खाली स्थिति में, देखिए यहाँ पर कहा गया, देखो मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये जो हो गया यहाँ पर गलती मैं लिख दिया, सॉरी, ये लोडेड कंडीशन में होगा। लोडेड कंडीशन में, लोडेड कंडीशन में अगर होता है तो 1030 mm हो जाएगा, ठीक है। तो
अधिकतम अगर पूछता है खाली स्थिति में तो 1105 हो जाएगा, और लोडेड कंडीशन में अगर पूछता है न्यूनतम, अगर पूछता है यहाँ पर न्यूनतम तो 1030 हो जाएगा। और आपके क्वेश्चन में आ गया कारखाना में टेयर कंडीशन, मतलब कि शॉप इशू अगर क्वेश्चन पूछ देता है कारखाना से रिलेटेड तो 1090 हो जाएगा। ठीक है, शॉप इशू भी ज्यादा करके क्वेश्चन आता है, शॉप इशू। ठीक है ना, जब शॉप से हम इशू करेंगे उस वक्त टेयर कंडीशन में जो है इससे जो है न्यूनतम मतलब इसे कम नहीं होना चाहिए, तो 1090 mm हो जाता है। ठीक है ना, जब शॉप से इशू करेंगे इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, और ये जो है खाली और भरी स्थिति में आप अच्छा से आप समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चार पहिया ट्राली के लिए व्हील ट्रेड व्यास में अनुमेय बदलाव बीजी एक ही एक्सल पर। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक ही एक्सल पर, देखिए इसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल में मैं बता दे रहा हूँ। चलिए डिटेल में बताते बताते तो देखिए वीडियो जो है लंबा होते जा रहा है, लेकिन क्या कीजिएगा, खुद मैं ही नहीं बताऊंगा तो मुझे ही अच्छा नहीं लगेगा। और जो भाई मुझसे पीडीएफ लिए हैं, जो टेस्ट देते हैं, वो आग्रह करते हैं कि सर जो भी क्वेश्चन है डिटेल में बताइए ताकि उससे रिलेटेड मैं लिख लूँ। उन लोग को इसी हिसाब से जब लिखेंगे पढ़ेंगे तब तो अच्छे से अच्छे मार्क्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें कि चार पहिया ट्राली में, मतलब कि देखिए यहाँ पर आप लोग को ये समझा दूं कि अगर एक एक एक्सल पर अगर पूछता है तो 0.5 mm का भिन्नता होना चाहिए एक एक्सल पर। ठीक है, और एक अगर बोगी में अगर पूछता है तो 5 mm का भिन्नता होना चाहिए। अगर एक कोच में अगर पूछता है तो मतलब कि, या बोगी में, बोगी क्या कह रहा है मालगाड़ी में भी, तो उसमें जो है 13 mm होना चाहिए। आप तो समझ गए। ठीक है ना, अगर एक ही एक्सल पर दो चक्के लगे हैं तो उसमें भिन्नता जो है यहाँ पर 0.5, यहाँ पर 0 आप रख सकते हैं, मतलब 0.5 mm होता है। ठीक है ना, अगर एक बोगी में पूछे तो एक बोगी में दो एक्सल होता है, दो एक्सल का मतलब चार चक्के होते हैं, तो दोनों एक्सल में अगर तुलना करें तो 5 mm की भिन्नता चलेगा। ठीक है, उससे जो है ज्यादा नहीं चलेगा। और एक कोच में अगर पूछ देता है तो कोच में दो बोगी हो गया, दो बोगी का मतलब 4 एक्सल हो गया, तो अगले बोगी और पिछले बोगी के जो चक्के हैं उसमें भिन्नता जो है 13 mm से मतलब कि अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, 13 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई ये जब वीडियो देख रहे होंगे जो भाई, और जो चक्के घर में काम करते होंगे, व्हील शॉप में जो काम करते होंगे, तो वो कहेंगे क्या कि हम लोग 10 mm से ज्यादा नहीं होता है सर, आप तो 13 mm पढ़ा दिए। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे थ्योरिकली जो है 13 mm से ज्यादा नहीं, बाकी नियम यह कहता है। लेकिन शॉप से में प्रैक्टिकली जो हम लोग इशू जो करते हैं चक्का, वो 10 mm से ज्यादा मतलब कि डिफरेंस हम लोग चारों चक्के में जो, मतलब चारों एक्सल में जो है जो चक्के होते हैं 8 चक्के, तो उसमें जो है 13 mm से ऊपर वाले दो चक्के और नीचे वाले, मतलब ऊपर वाले जो 4 चक्के एक बोगी का और नीचे वाले बोगी के मतलब 4 चक्के में 10 mm से ज्यादा हम लोग इशू नहीं करते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है ना, लेकिन थ्योरिकली जो है आपको 13 mm ही मिलेगा, इसलिए ये प्रैक्टिकली है, इसको नहीं आप कभी भी मारिएगा। ठीक है, जब भी मारिएगा 13 mm मारिएगा एक कोच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो अब क्या है 79 नंबर क्वेश्चन। बोलते बोलते तो मुंह दुखा गया, फिर भी चलिए मैं क्वेश्चन को पूरे खत्म करने का मैं प्रयास करूंगा। बीजी 79, बीजी पर एक ही टाली पावर कोच के लिए व्हील ट्रेड के व्यास में भिन्नता, क्या कह रहा है, एक ही ट्रॉली में। तो अभी हमने बताया एक ही ट्रॉली में, मतलब कि ट्रॉली का मतलब एक बोगी में आपको 5 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजी मेन लाइन में कोच व्हील फ्लैंज तीव्र निकला हुआ किनारा शीर्ष पर त्रिज्या कंडेमिंग आकार मतलब पूछ रहा है। ठीक है ना, तो शीर्ष पर मतलब कि ऊपर जो होता है कंडेमिंग में पूछ रहा है, मतलब कि मान लेते हैं कि यह जो है आपका चक्का हो गया, और इस पर जो ये किनारा जो ऊपर जो व्हील फ्लैंज जो लगा रहा था उस पर जो ये रूट रेडियस जो होता है, इसके बारे में कह रहा है कि यह 5 mm जब हो जाता है तो वह जो है कंडम रूप में इसको गिना जाता है। इसको रूट रेडियस भी हम कह सकते हैं, जो कि रूट रेडियस जो है आपको कितना होता है 14 मतलब कि mm होता है। ठीक है ना, कितना होता है 14 mm रूट रेडियस, यानी इसको जब दुना कीजिएगा तो 28 mm हो जाएगा। जो व्हील फ्लैंज की मोटाई जो आप लोग पढ़ते होइएगा 28.5 होता है। ठीक है ना, जब इसको दुना कीजिएगा तो व्हील फ्लैंज का मोटाई जो है मतलब 28.5 mm आप लोग पढ़ते हुएगा, और हाई स्पीड के लिए 29.4 या एलएचबी के लिए 29.4 देता है, और जनरली 28.5। ठीक है ना, तो आप लोग इसको आप समझ गए होंगे जहां तक विश्वास है। तो ये जो है यहाँ पर जब 5 mm का कंडमिंग जो हो जाएगा व्हील फ्लैंज में, तो आप लोग को मतलब इसको बदल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 में क्या करें कि एयर होज में सीटिंग वाशर का क्या कार्य है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। देखिए मैं यहाँ पर बीएम लिख दूंगा, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो होता है लीक प्रूफ ज्वाइंट, मतलब कि लीक जहाँ पर ज्वाइंट होता है, लीक करने का जहाँ पर संभावनाएं होती है या लीक करता है, वहां पर जो है हम लोग क्या कह रहा है एयर होज सीटिंग वाशर का मतलब हम लोग प्रयोग करते हैं, और उसका यही कार्य है कि लीक प्रूफ ज्वाइंट को प्रूफ मतलब कि लीक होने से बचाना।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में कहा पूर्ण अनुप्रयोग के बाद रिलीज के दौरान मेल एक्सप्रेस कोच की समय। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कि क्या कह रहा है, पूर्ण सर्विस एप्लीकेशन के बाद मतलब हम रिलीज करेंगे गाड़ी को तो कितने समय में वह रिलीज हो जाता है। ठीक है ना, तो रिलीजिंग टाइम जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 15 से 20 सेकंड में वह रिलीज होगा। और अप्लाई अगर पूछ दे तो 3 से 5 सेकंड में यह जो है अप्लाई मतलब कि हो जाता है। ठीक है, और रिलीज के लिए 15 से 20 सेकंड हम समय लग जाता है। ठीक है, इसलिए दोनों क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, पूर्ण सर्विस एप्लीकेशन के बाद मान लेते हैं कि गाड़ी रुक गई, पूर्ण सर्विस एप्लीकेशन कर दिए तो फिर कितने देर के बाद में मतलब कि रिलीज होगा, तो 15 से 20 सेकंड में। और अप्लाई जो है कितना देर में गाड़ी मतलब कि अप्लाई हो जाता है, ब्रेक लग जाएगा तो 3 से 5 सेकंड में। और इससे एक और क्वेश्चन आता है कि कितने दूरी पर जाकर के मतलब कि तो 1200 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, 1200 मीटर पर मतलब कि गाड़ी को अधिकतम मतलब कि रुक ही जाना है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी आता है 1200 मीटर आगे तक जाकर के लेटेस्ट मतलब कि वो रुक जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 83। ठीक है, चलिए इस वीडियो का पीडीएफ या एलडीसी जेई एडब्ल्यूएम की तैयारी के लिए, बेहतर तैयारी के लिए मतलब आप लोग यहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और पीडीएफ प्राप्त कैसे होगा, मैं वीडियो के अंत में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा, उस पर आप लोग पीडीएफ आप लोग मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं। और हर एक संडे को संडे भी मतलब कि फ्री में आप लोग टेस्ट भी दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है कि एलएचबी कोच की बॉडी पर अधिकतम चौड़ाई कितना होता है, तो ये हो जाता है 32 मतलब कि 40। कितना होता है, 32-40। ठीक है, एलएचबी आईसीएफ में डिफरेंस मैं वीडियो इसके बाद में मैं बना दे रहा हूँ, उस पर आप लोग को अच्छे ढंग से एती हो जाएगा। ठीक है, चलिए 84 में अब ज्यादा डिटेल में मैं बताने लगूँ तो और ज्यादा वीडियो लंबा होते जा रहा है। एलएचबी कोचों में व्हील फ्लेंज की मोटाई कितना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आ गया 29.4 जो मैंने अभी बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि एलएचबी कोच में व्हील फ्लेंज की मोटाई 29.4, तो 29.4 जो है हाई स्पीड के लिए 29.4 होता है। और एलएचबी हाई स्पीड के मतलब कि मेथड से मतलब से ही बनाया गया है, तो उसका हो जाएगा 29.4। लेकिन जनरली ऐसे आप पढ़िएगा मेल एक्सप्रेस के लिए इसका कितना होता है, तो 28.5 आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसे जनरली अगर पूछता है मतलब एलएचबी ना लिख करके पैसेंजर कोच के लिए या मेल एक्सप्रेस के लिए व्हील फ्लेंज की मोटाई कितना होता है, तो 28.5। और एलएचबी या इसके जगह पर लिख दे कि हाई स्पीड के लिए कितना होता है, तो 29.4 मारिएगा। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एलएचबी कोच में कितने प्रकार के शॉक एब्जॉर्बर का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने प्रकार के, 4 प्रकार के किया जाता है। वो 4 प्रकार के है कौन कौन सा, तो मैं यहाँ पर एक बोगी का मैं फोटो बना दे रहा हूं भैया। ऐसा है कि कैसे बना है, चलिए समझ जाइएगा। तो देखिए यहाँ पर जो होता है चारों कोण पर 4 डैम्पर होता है, और एक 2 डैम्पर यहाँ होते हैं, और एक डैम्पर जो है यहाँ होता है, और एक जो है डैम्पर जो है यहाँ होता है, और एक डैम्पर यहाँ होता है। चलिए अब इसका नाम लिख देता हूँ। चारों कोण पर चारों जो वर्टिकल डैम्पर जो है उसको हम लोग लिखते हैं प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, और यहाँ पर जो होता है इसको हम लोग लिखते हैं सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर। ठीक है, और ये जो दोनों तरफ जो मुड़ा हुआ जो है मतलब इसको हम लोग लिखते हैं यार डैम्पर, और इसको हम लोग लिखते हैं लेटर डैम्पर। ठीक है ना, लेटर डैम्पर। तो आप देख सकते हैं कि यह लिख रहा है कि 4 प्रकार का था। चारों कोण पर एक हो गया प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, वही एक हो गया, और सेकेंडरी 2 या 3, और लेटर 4 प्रकार का हो गया। अगर एक क्वेश्चन पूछ देता है कि एक बोगी में कितने डैम्पर का प्रयोग होता है, तो आप देख सकते हैं कि चारों कोण पर 4, और ये 2 6, और एक लेटर डैम्पर जो हो गया 7, और 2 गो यार डैम्पर हो गया 9, यानी कुल टोटल 9 डैम्पर का हम लोग प्रयोग करते हैं एक बोगी में। एक बोगी में हम लोग 9 डैम्पर का प्रयोग करते हैं, तो एक कोच में कितने डैम्पर का प्रयोग हो जाएगा, 18 डैम्पर का प्रयोग हो जाएगा मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन इसमें आ जाता है यार डैम्पर के लिए कि इसका स्टैंडर्ड लेंथ जो है यार डैम्पर का, यार डैम्पर का जो है स्टैंडर्ड लेंथ जो होता है 1083 mm होता है, और इसका जो है सिकुड़ जाता है मतलब संकुचन लंबाई जो है, संकुचन लंबाई मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ। संकुचन लंबाई जो है आपको 703 mm होता है सिकुड़ने के बाद, और वो अब कितना बाहर निकलता है, तो यह जो है 380 mm बाहर निकलता है। इसी को जोड़ देने पर यह 1083 यानी स्टैंडर्ड लेंथ हो जाता है। जब पूरी फैलने के बाद में 1083, सिकुड़ने के बाद में इतना, और बाहर अगर पूछ दे कितना निकलता है, तो 380 mm बाहर निकलता है। चलिए भाई जल्दी जल्दी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी मैंने हैं बता दिया। वीडियो को रोक करके मेरे भाई इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। चलिए कौन नंबर क्वेश्चन था भाई, 85 86 में देखिए एलएचबी कोच का सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक कितना है, भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना,
मैं जल्दी जल्दी आप लोग को बता दूं, एलएचबी कोच में सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक, ठीक है। तो पिस्टन स्ट्रोक जो होता है 10 होता है। कहाँ? एलएचबी कोच के पिस्टन स्ट्रोक, तो पिस्टन स्ट्रोक जो है 10 होता है एलएचबी में, ठीक है ना। एलएचबी में कितना होता है, ये जो हो गया एलएचबी के लिए होगा, और आईसीएफ के लिए जो होता है 32 होता है, लिख लीजिएगा 32 होता है, ठीक है। और क्या कह रहा है आगे वाला में, मैंने कहा देखा था एलएचबी कोच का सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक, डिस्क ब्रेक सिस्टम में सिलेंडर का व्यास, देखिए यहाँ पर है, ठीक है ना। तो इसका जो है व्यास और पिस्टन स्ट्रोक में लोग जो है कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है ना। तो पिस्टन स्ट्रोक जो है 10 होता है, और व्यास जो होता है दाया, जिसको हम लोग बोलते हैं दाया, 10 इंच होता है। इंच में अधिकांशतः करके इंच में पूछता है, ठीक है ना। 10 इंच में होता है, और में अगर पूछता है तो इसको में आप लोग बदल दीजिए, मतलब कि यानी कितना हो जाएगा 200, मतलब 54.54 मतलब आएगा। तो इसको कहीं 255 भी लिख देता है, कहीं 253 भी लिख देता है, ठीक है ना, 252 भी लिख देता है। तो इसको में बदल लीजिए, इसमें जो भी मतलब इससे रिलेटेड मतलब कि 1-2 इधर उधर होगा आप लोग मार सकते हैं। 255 भी लिख देता है, कहीं 254 भी लिख देता है, लेकिन इसका 254 पॉइंट मतलब कि नहीं, 255.4 के आसपास आएगा, ठीक है ना। इसको जब बदलिएगा तो, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में मतलब जो है 1 इंच में कितने मतलब कि सेंटीमीटर होता है, तो 2.54 इस हिसाब से आप लोग बदल सकते हैं। और 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं, इस हिसाब से आप लोग बदल लीजिए। वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं बदलूंगा था, ठीक है। डिस्क ब्रेक सिस्टम में सिलेंडर का व्यास जो है 10 इंच होता है, और पिस्टन स्ट्रोक 10 होता है। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 88 में क्या कह रहा है कि एलएचबी कोच के सहायक जलाशय की क्षमता कितना होता है। देखिए यहाँ पर जो है एक जुलरी रिजर्वायर का यह पूछ रहा है, ठीक है ना। एक जुलरी रिजर्वायर का क्षमता जो है यह पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आंसर इसका सी होगा, ठीक है ना। इसका एक जुलरी रिजर्वायर अगर इस तरह पूछ दे सहायक जलाशय का, तो 200 लीटर का हो जाएगा। लेकिन यही अगर पूछ दे कि ब्रेकिंग पर्पस के लिए कितने के लिए होता है, ब्रेकिंग पर्पस का लिए कितना लीटर का होता है, तो 125 लीटर का जो है ब्रेकिंग पर्पस के लिए होता है। और बच गया 75 लीटर, तो ये जो है टॉयलेट पर्पस के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि टॉयलेट पर्पस के लिए कितने लीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो 75 लीटर का, और ब्रेकिंग पर्पस के लिए अगर पूछता है तो 25 लीटर का, ठीक है। और इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछ दे कि एलएचबी कोच में सहायक जलाशय मतलब एक जुलरी रिजर्वायर का मतलब क्षमता कितना होता है, तो 200 लीटर, ठीक है ना। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। और क्वेश्चन याद करने का प्रयास कीजिए। जो भाई अगर ये सोचते होंगे कि वीडियो देख करके तैयारी मेरा हो जाएगा, तो थोड़ा सा कठिन लग रहा है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग पीडीएफ लीजिए, नोट्स बनाइए वीडियो को रोक करके, तो आपको पढ़ने में सहूलियत होगी, ठीक है। और उसको याद करने का तरीका से मतलब देख रहे हैं कि इसमें कितने मतलब कि क्वेश्चन जो है कठिन कठिन क्वेश्चन है, इसमें कठिन कठिन शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए आप लोग जो है इसको याद करने में ही बहुत समय लग जाता है। इसलिए आप लोग तैयारी में अभी से ही लग जाए। इसको समझने में 6 महीना लग जाते हैं। बहुत सारे भाई मेरे बोलते हैं क्या कि जब एग्जाम आएगा तो पढ़ा जाएगा, ठीक है, महीना दिन रहेगा तब, तो क्वेश्चन ही समझने में उनका समय खत्म हो जाएगा। इसलिए अभी से पीडीएफ लेकर के या वीडियो से नोट्स बना करके या बुक से जैसे भी हो आप लोग तैयारी कीजिए। मेरे समझ से यही अच्छा रहेगा। क्या करें एलएचबी कोच में पीए चौक गया। चलिए एलएचबी कोच में वो तो हो गया 125 वाला। 89 में एलएचबी कोच में पीईएबी का चौक का व्यास कितना होता है, तो देखिए 19 होता है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या बार बार क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन कर दिया एलएचबी के लिए, वहीं अगर आईसीएफ के लिए पूछता तो ये हो जाता 8 का। कितना हो जाता 8 का। इसलिए इसको भी याद रखिएगा मेरे भाई, और वहां पर नोट कर लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने लिखने में सुविधा होगा। 90 में क्या करा कि एलएचबी कोच का पीओएच महीना, देखिए एलएचबी कोच का पीओएच जो है 36 महीना पर होता है। आप लोग तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं अगर पिछले वीडियो इसका जो पार्ट 1 है उसमें मैंने बताया है D1 D2 D3 SS1 SS2 SS3, उसके बाद में POH IOH बहुत डिटेल में मैंने बताया है। इसलिए इसके पार्ट 1 जो है उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं। इसमें मैं यहाँ पर डायरेक्ट मैं इतना लिख सकता हूँ कि इसका POH जो है 36 महीना पर होता है, और IOH जो है 18 महीना पर होता है। कितना 18 महीना पर एलएचबी के लिए होता है, ठीक है ना। और आईसीएफ के लिए अगर कहे तो आईसीएफ के लिए पीओएच जो है 18 महीना हो जाता है, IOH जो है 9 महीना पर हो जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा ये क्या हो गया आईसीएफ के लिए हो गया, ठीक है। ऊपर जो अभी बताया मैंने एलएचबी के लिए मैंने बताया। पिछला वीडियो में SS1 SS2 SS3 मैंने समझाया बहुत अच्छे तरीका से, कैसे याद होगा जरूर जाकर देख लीजिएगा। याद करने का तरीका भी मैंने उसमें बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिएट बोगी में कुल डैश शॉक ऑब्जर्वर
बोगी, देखिए कभी भी क्वेश्चन को जल्दीबाजी में नहीं पढ़िए। देखिए बोगी की जगह पर कोंच पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। और कोंच में 18 होते हैं और बोगी में 9 होते हैं, ठीक है ना। तो अभी मैंने जैसे समझाया, अभी बोगी का फोटो बनाकर जो मैंने अभी बताया था, ठीक है ना, तो उसमें जो है 9 होता है, ठीक है ना। इसलिए कभी भी जल्दीबाजी में नहीं पढ़िएगा। बोगी है, बोगी की जगह पर कोंच समझकर आप लोग नहीं मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिएट बोगी में आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म, आर्टिकुलेटेड आर्म की संख्या, इसका शुद्ध नाम हो जाएगा आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म जो होता है उसकी संख्या कितना होता है, तो 4 होता है। जो मैंने अभी जो मैंने बोगी जो बताया बनाया था, तो इसके चारों कोनों पर कंट्रोल जो है करने वाला आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म होता है, जो यहाँ पर चक्का के जो एक्सल होता है उसमें फंसा रहता है, जो एक्सल को गाइड करता है। क्वेश्चन आ जाता है कि एलएचबी कोच में जो है एक्सल की गाइड जो है कौन करता है मेरे भाई। अगर क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि एलएचबी कोच में एक्सल जो है उसका गाइड कौन करता है, तो आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म जो है मतलब उसको गाइड करता है, और वह 4 की संख्या में होता है। मतलब कि एक बोगी में जो है 2 एक्सल लगे होते हैं, और दोनों एक्सल के दोनों तरफ जो है मान ले यहाँ और यहाँ मतलब कि 4 कंट्रोल आर्म होते हैं। और यही क्वेश्चन अगर आ जाता है आपको आईसीएफ में, तो उसमें एक मतलब एक्सल का गाइड जो है एक्सल गाइड करता है, और उसमें भी डैशबोर्ड में फंसा हुआ रहता है। आप लोग देख सकते हैं जो मतलब कि बॉक्स के ऊपर लगा रहता है। आईसीएफ में एक्सल गाइड के द्वारा ही मतलब कि एक्सल का गाइड होता है, चक्के की गाइड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिएट बोगी में, ये तो क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिएट बोगी में इस्तेमाल होने वाला प्राइमरी सस्पेंशन, प्राइमरी सस्पेंशन जो है फिएट बोगी में, तो आप लोग देखे होइएगा फिएट बोगी में प्राइमरी सस्पेंशन जो है कॉइल स्प्रिंग होता है, ठीक है ना। कौन सा होता है, कॉइल स्प्रिंग। जो कहाँ दिया है, डबल नेस्ट कॉइल स्प्रिंग, जो ए नंबर में दिया हुआ है, ठीक है ना। आप लोग तो देखते होइएगा, जो मैंने अभी बोगी जो बनाया था चारों कोनों पर जो है कॉइल स्प्रिंग जो है होता है, ठीक है ना। प्राइमरी और मतलब कि आउटर और इनर जो है उसमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 में, एक एयर स्प्रिंग बोगी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ भी जैसे हम जब भी क्वेश्चन को मैं जल्दीबाजी में पढ़ता हूँ तो क्वेश्चन मुझे याद आ जाता है कि कभी भी क्वेश्चन जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना चाहिए। क्या कह रहा है, बोगी में एक एयर स्प्रिंग बोगी में लगे लेवलिंग बाल की संख्या कितना होता है, ठीक है। तो बोगी की बात हटाइए, आप दिमाग में इतना बैठा लीजिए कि एक एयर स्प्रिंग के लिए जो एयर टायर जो होता है, एयर बेलो, मतलब एक एयर स्प्रिंग के लिए एक लेवलिंग बाल का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि बोगी में पूछ रहा है कि कोच में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो बोगी में अगर पूछता है, अभी मैंने बोगी का चित्र जो बनाया था, एक यहाँ और एक यहाँ, मतलब एक बोगी में 2 स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। तो एक स्प्रिंग के लिए एक ही लेवलिंग बाल का प्रयोग किया जाता है। तो जब 2 स्प्रिंग का हम लोग प्रयोग करेंगे तो लेवलिंग बाल की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तो वही कह रहा है कि एक एयर स्प्रिंग बोगी में लगे लेवलिंग बाल की संख्या कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। वहीं अगर कोच में अगर पूछता तो 4 हो जाता, क्योंकि 2 बोगी का प्रयोग किया जाता है। तो 2 बोगी पूछेगा तो आपको 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर स्प्रिंग क्या कर, फिटेड ट्रेन में 1.5 kg पर सीमेस्क्वायर से अधिक प्रेशर ड्रॉप प्रतिवादित डैश गति से, मतलब इतना प्रतिवादित होगा तो कितना किलोमीटर के हिसाब से चलेगा, तो 60 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर स्प्रिंग बोगी में लगे डुप्लेक्स चेक वाल्व की संख्या कितना होता है। देखिए अब यहाँ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या कहा, एयर स्प्रिंग में डुप्लेक्स चेक वाल्व, क्या कहा है, बोगी में, ध्यान रखिएगा बोगी में। तो बोगी में, एक बोगी में डुप्लेक्स चेक वाल्व की संख्या 1 होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, एक ही होता है। और अगर कोच में अगर पूछ देता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब बोगी में जब 1 हो जाएगा तो कोच में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, एयर स्प्रिंग में उचित दाब के दौरान लेवलिंग वाल्व की स्थिति क्या होता है, तो यह लंबवत मतलब कि हो जाता है, लंबवत सॉरी, ये क्या होता है, क्षैतिज हो जाता है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी में, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जल्दी जल्दी में क्वेश्चन नहीं पढ़िए, ठीक है। एयर स्प्रिंग में उचित दबाव के दौरान लेवलिंग वाल्व की स्थिति कैसी बनी रहेगी, क्षैतिज बनी रहेगी। कैसी बनी रहेगी, क्षैतिज बनी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर स्प्रिंग में निचले तख्त और ऊपरी तख्त के बीच में रखा गया, देखिए 255 इसका होता है। आप लोग को इस टाइप से मैं समझा दूं, मान लेते हैं कि आप लोग देखे होइएगा कि यह एयर स्प्रिंग होता है, तो ऊपर एक गोल जो है लोहे की पट्टी हुई है, तो टायर होता है रबड़ का, ऊपर एक पट्टी होता है जो लोहे का, और नीचे से चारकोर जो है एक होता है जिसमें नोट बोल्ट की सहायता से हम लोग बोगी पर कसते हैं। तो ये कह रहा है कि निचले तख्त और ऊपरी तख्त के बीच के जो गैप होता है उसके मतलब की दूरी, यह पूछ रहा है कि एयर स्प्रिंग बोगी में निचले तख्त और ऊपरी तख्त के बीच में गैप यह पूछ रहा था, यह 255 mm हो जाएगा। जहां तक विश्वास है कि समझ गए होगा। सीडीटीएस के लिए प्रयुक्त इंटरमीडिएट टैंक की क्षमता जो है कितना होता है, 50 लीटर होता है। और सीडीटीएस का फुल फॉर्म हो जाता है
कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम, कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम, ठीक है, याद रखिएगा। कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम जो है पहले प्रयोग होता था, अब तो बायो टॉयलेट का प्रयोग किया जा रहा है। इससे क्वेश्चन विशेष करके आता है कि कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम जो है कितने इस गाड़ी के जब स्पीड पकड़ेगा, मतलब स्पीड में आ जाएगा, तो मतलब अवशिष्ट पदार्थ को डाइजेस्ट मतलब कि डिस्चार्ज कर देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पूछता है सीडीटीएस, इसलिए मैं आपको बता दूं तो यह 30 किलोमीटर के मतलब किलोमीटर प्रति घंटा के जब स्पीड पकड़ लेता है 30 किलोमीटर का, तब वह उसका डाइजेस्ट मतलब कचरा जो भी है मतलब बाहर निकल जाता है, जो क्वेश्चन सबसे अधिक क्वेश्चन पूछता है, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो 50 लीटर हो गया। 100 नंबर में क्या करें, सीडीटीएस में वायुदाब मतलब किसके द्वारा हवा की आपूर्ति होता है, तो एफपी के द्वारा अर्थात फीड पाइप के द्वारा होता है। और फीड पाइप का दबाव जो है आप जानते हैं 6 kg पर सीएम स्क्वायर होता है, 6 kg पर सीएम स्क्वायर होता है एफपी का दबाव। ठीक है ना। सीडीटीएस में वायु दाब की आपूर्ति किसके माध्यम से होता है, एफपी के माध्यम से होता है। और इसमें अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सीडीटीएस में वायु दाब जो है कितना प्रेशर से होता है, तो 6 kg से होता है, क्योंकि एफपी का दबाव जो है 6 kg से होता है। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि प्रिविलेज पास पीटीयू के लिए देर में बैठता कितने मतलब इसका बैठता होता है। आप लोग तो इसका लेते हैं पास पीटीयू, तो इसमें आपको तो समझाने की जरूरत नहीं है कि आप लोग पास पीटीयू तो लेबे करते हैं, उसका 5 मंथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में क्या कह रहा है कि बॉक्सेन एनआर बैगन की फ्लोर शीट की मोटाई कितना होता है, तो 4 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो विशेष कोई अति नहीं है, 4 mm फ्लोर शीट की मोटाई होता है। एलएचबी एच टाइप कपलर का नकल पूरी तरह बंद स्थिति में अगर रहे तो रिब का स्थिति जो है क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसलिए इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। ये जो है 4 का आंसर जो है लंबवत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकल नोज और गार्ड आर्म के बीच मानक दूरी जो है कितना होता है, ये 5 नंबर में तो 127 होता है। ये रटने वाला जितने भी क्वेश्चन है ये रटने वाला है, रट लीजिएगा। ठीक है ना, अंक जो है रटने। आईसीएफ कोच में मानक पैकिंग पीसेज, मानक पैकिंग पीसेज तो मैंने अभी ऊपर मैंने डिटेल में पूरा आप लोगों को मैंने बताया है। पैकिंग पीसेज 13, 26, 38, 48 पूरा हम डिटेल में मैंने बताया है कि कितना एमएम का अगर व्यास का अगर एथी होगा तो मतलब क्या बोलते हैं दया होगा तो क्या कितना लगाएंगे। फर्स्ट में अभी मैंने बताया, पूरा डिटेल में बताया है। अगर लास्ट में कोई भाई देख रहे हैं तो फिर बैक करके उसको देख सकते हैं कि 13, 26, 38, 48 याद रखिएगा। 13, 26, 38 और 48। ठीक है ना। इतना एमएम का मतलब प्रयोग पैकिंग पीसेज के रूप में होता है। और क्यों होता है मैंने ऊपर अभी बताया है, आप समझ सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा 13, 26। ठीक है, 13 और 26 एमएम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोच की सघन सफाई कब होता है, ये 3 महीना नहीं होगा मेरे भाई, 1 महीना पर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोच की सघन सफाई, और डीसी का भी पूछ देता है कि डीसी का मतलब डॉट कलेक्टर का सफाई कितने दिन पर होना चाहिए, वो भी 1 महीना पर है। एक महीना पर 3-4 क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। डीसी की सफाई कितना दिन पर होता है, वो भी 1 महीना पर होता है। और डैशबोर्ड में जो तेल जो मतलब कि या साइड बैरियर में जो डैशबोर्ड या साइड बैरियर में तेल की जांच जो है कितने महीना पर होता है, तो वो भी जो है 1 महीना पर होता है। इसको भी याद रखिएगा। डैशबोर्ड में क्या बोलते हैं, साइड बैरियर में तेल की जांच, या क्या बोलते हैं डैशबोर्ड में तेल की जांच या डीसी की सफाई जो है कितना दिन में होता है, या गहन सफाई कितना होता है, तो सभी का सभी जो है 1 महीना पर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तीनों के तीनों है, इसलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्रेक एक्सीलेटर किसके दौरान कार्य करता है। देखिए ब्रेक एक्सीलेटर जो है यह एक इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस है। क्या है, इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस है। तो कई नंबर में दिया हुआ इमरजेंसी, बी नंबर में दिया हुआ है कि ब्रेक एक्सीलेटर जो है क्या है, किस दौरान यह कार्य करता है। तो यह क्या है, तो यह एक इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस है जो आपातकाल के समय, इमरजेंसी के समय ब्रेक एप्लीकेशन करने में मतलब कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में क्या कह रहा है कि सर्विस के दौरान वैगन स्टॉक की सीबीसी में अधिकतम स्लैंग की अनुमति जो है कितना है। थोड़ा सा इसको हमने ऊपर हम बढ़ा लें ताकि इसका ऑप्शन दिखाई दे दे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा जो 25 नंबर में लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा पेंसिल ले लें, वीडियो तो लंबा हो ही गया मेरे भाई। चलिए कहाँ दिया हुआ है, सर्विस के दौरान वैगन स्टॉक में सीबीसी की अधिकतम स्लैंग अनुमति कितना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है सी हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और क्या करें कि धुले हुए लिनन प्राप्त करने के बाद लिनन की गुणवत्ता पर का निरीक्षण %% किया जाना है। तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। चलिए आपको मैं इतना देर से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि कैसा आप लोग को वीडियो या कैसा लगा। ठीक है, और लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पर हैं, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और
LDCJ AWM के अच्छे से अच्छे तैयारी के लिए आप यहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। और PDF प्राप्त करने का लिए कॉन्टेक्ट नंबर है 96 93 57 14 26। इस पर आप लोग कांटेक्ट करके मैसेज करके, कृपया करके फ़ोन नहीं करेंगे, इस पर मैसेज करके आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। और PDF मतलब मैसेज करने से पहले व्हाट्सएप पर लगे फ़ोटो को पहले ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद मैसेज करेंगे, ठीक है? इस तरह का मैसेज नहीं करेंगे। और उन लोगों के लिए सारे के सारे LDCJ AWM के लिए जितने भी PDF हैं, जैसे ICF के जितने भी मतलब कि केवल ICF का कम से कम 40-50 PDF है, ALHB, ICF, ALHB, मेमू, डेमू, मेमू, वैगन, उसके बाद में आपको आ जाता है इंसेंटिव, पास, PTO, राजभाषा, जितने भी हैं लीव, उस सारे के सारे PDF यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ ITI ट्रेड से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे वेल्डर, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर से जो विशेष करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेफर मशीन, स्लोटर मशीन, प्लेनर मशीन, ड्रिल मशीन, सारे के सारे यहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे तैयारी प्राप्त हो जाएगा। और परीक्षा के समय में आपको गेस क्वेश्चन, क्रैश कोर्स, सारे के सारे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ठीक है? और अच्छा से अच्छा तैयारी गाइडलाइन यहाँ से दिया जाएगा कि कैसे आपको तैयारी करना है, कैसे तैयारी होगा, अच्छे से अच्छे मार्क्स कैसे आएगा। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको फंसता है PDF लेने के बाद में, तो बेधड़क क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं कभी भी। चलिए मैं वीडियो कहीं समाप्त करता हूँ। ये वीडियो कैसा लगा, यहाँ तक अगर वीडियो में बने हैं तो इसके लिए थैंक यू। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। मैं वीडियो कहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।